Assalamualaikum students. Hope you all will be fine and doing good. We were on lesson number 5 on destroying book written by J.C. Squire. It was one of the important essays given in your book of essays, जिसकी एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट हमने मुकम्मल कर लिया है अपने लास्ट लेक्चर में, और क्वेश्चन आंसर्स जो उसके दिए गए थे एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो भी हमने कर लिए हैं, बल्कि उनके साथ कुछ हमने एडिशनल क्वेश्चंस भी किए हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे जो चूज़न वर्ड्स होते हैं जो नोट्स की फॉर्म में आपके लेसन के एंड में दिए गए होते हैं। आज एक तो हमने वो वाले करने हैं, और इसके अलावा कुछ और चंद एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपकी ग्रामर की बुक से आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं। वो भी आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है कि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इक्का दुक्का किसी न किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वो एडिशनल क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस लिहाज से आपका ये आज का लेक्चर जो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स पर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करेंगे और साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिनोनिम्स और नोट्स गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो उसमें हम सबसे पहले जो लफ्ज़ आप लोगों को वर्ड्स वन बाय वन एक्सप्लेन किए गए हैं। जो फर्स्ट वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है वो है व्हिटेकर्स एल्मेनिक। व्हिटेकर्स अल्मैनिक। इसके आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया है इट इज़ अ कंपेंडियम ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट, फाइनेंस, पॉपुलेशन, commerce of the world, with special reference to British Empire and United States. Besides being an almanac in the ordinary sense, almanac is a कैलेंडर। यानी व्हिटेकर एल्मेनिक एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एक कैलेंडर की फॉर्म में, जिसमें आपको किसी मुल्क की गवर्नमेंट, उसकी फाइनेंस, उसकी पॉपुलेशन यानी कि आबादी, और उसकी जो कॉमर्स यानी तिजारत होती है ख़ास तौर पर वर्ल्ड की, लेकिन स्पेशल रेफरेंस उसमें ब्रिटिश एम्पायर का दिया जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स का दिया जाता है, उसके लिहाज से वो बयान की जाती है। यानी इसको एल्मेनिक को आप एक लिहाज से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल जो है एम्फेसिस या स्पेशल स्ट्रेस दिया जाता है ब्रिटिश और या ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट, फाइनेंस, पॉपुलेशन, कॉमर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनडाइजेस्टिबल। इनडाइजेस्टिबल यहाँ पर मीनिंग था बुक्स दैट कैन नॉट बी इजीली डाइजेस्टेड, डल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। यानी ऐसी किताबें जिनको समझना आसान नहीं होता, जो कि डल और बोरिंग किस्म की होती हैं, जिनको पढ़ना और फिर उनको समझना मुश्किल होता है। ये लफ्ज़ किताबों के लिए यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है इनडाइजेस्टिबल्स, यानी ऐसी बुक्स जो कि ज़रा मुश्किल से समझ में आए, उनके लिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया है इनडाइजेस्टिबल्स। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। यहाँ पर मीनिंग इसके लिए जो दिया गया है अनविलिंग है। वैसे ये सारे जो वर्ड्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस टाइम, ये पीछे मैं सिनोनिम्स में आप लोगों को डिटेल से बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर एंड में इनका बताने का मतलब ये है कि ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है जी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब है छांटना, छांटी करना, और छांटी करके मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलग-अलग करना। तो सॉर्ट आउट मीन पुट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ और क्वालिटी। यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में रखना, उनके साइज़ और उनकी क्वालिटी के लिहाज से सॉर्ट आउट करना कहलाता है। शेडो ऑफ द रोप। शेडो ऑफ द रोप यानी रोप, यहाँ रोप से मुराद है फांसी का फंदा। फांसी का फंदा और शेडो कहते हैं साया। तो फांसी के फंदे के साये के नीचे। तो इसका मतलब क्या है, फियर ऑफ बीइंग हैंग्ड, यानी उसके अंदर एक जो खौफ था ना लटकाए जाने का, फांसी पे चढ़ाए जाने का, उसके लिए उसने ये फ्रेज़ यूज़ की थी, शेडो ऑफ द रोप। नेक्स्ट वर्ड है इविक्ट। इविक्ट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। इविक्ट की मीनिंग्स हैं एक्सपेल फ्रॉम हाउस एट्सेट्रा बाय लीगल प्रोसेस, यानी घर से निकालना किसी लीगल प्रोसेस या कानूनी तरीके से इविक्ट करना कहलाता है। एक्यूमुलेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है गेट टुगेदर बाय एडिशंस, यानी चीज़ों को इकट्ठा करके, मुख्तलिफ जगह से इकट्ठा करके एक जगह
उनको मतलब अकोमोलेट करना या इकट्ठा करना। किचन रेंज से मुराद है फायर प्लेस फॉर कुकिंग, यानी एक प्रॉपर जो खाने पकाने के लिए आग की जो जगह होती है, चूल्हे की जो जगह होती है, दैट इज़ कॉल्ड किचन रेंज। उसके बाद है कंज्यूम दैम। कंज्यूम दैम का मतलब होता है डिस्ट्रॉय एज बाय फायर, यानी आग की मदद से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, जलाना, ख़त्म करना। ग्रेनाइट मीन हार्ड ग्रे स्टोन, सख्त किस्म का ग्रे कलर का पत्थर। कंसाइन कहते हैं गिव अप टू, इंपॉर्टेंट वर्ड था कंसाइन, पीछे भी पढ़ा था कंसाइन स्पुर्द करना, गिव अप टू जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इसका ग्रेनाइट और कंसाइन आप पिछले पेज पे कर चुके हो। इसमें आगे देखो कोल्ड निप इन द एयर, निप का पड़ा था खून चुभन, यानी ठंडक की जो हल्की सी चुभन होती है, दैट इज़ कॉल्ड निप। कोल्ड निप इन द एयर यानी फीलिंग ऑफ कोल्ड, ठंडक का एहसास। स्वैग इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वैग का मतलब हमने पढ़ा था लूट का माल या स्टोलन गुड्स, जो सामान चोरी किया गया हो उसके लिए चोरीशुदा माल या स्टोलन गुड्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर वर्ड जो इंग्लिश में है वो है स्वैग, SWAG, स्वैग। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इंक्वायरी या तफ्तीश करना, ठीक है। फर्टिव इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेट या नॉट ओपन। नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों का है बेटे वो है स्विल्ड या विल्ड, या आपने ये पानी में जो हल्के हल्के से गोल से भंवर पड़ते हैं या गोल शक्ल की जो लहरें सी पैदा होती हैं, जिसको हम उर्दू में अमूमन भंवर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इंग्लिश में उसको स्विल्स कहते हैं। सर्कलिंग मोशन ऑफ वाटर या सर्कलिंग मोशन ऑफ एयर, यानी पानी में भी भंवर पड़ते हैं और हवा में भी भंवर पड़ते हैं। ये बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं जो हवा में पड़ते हैं, और बड़े भंवर को हम बाज़-औक़ात बगोले भी कहते हैं। तो स्विल्ड या इसका दूसरा मीनिंग है सर्कलिंग मोशन ऑफ वाटर, या इसको विल भी कहते हैं, विल, WHIRL, विल्ड। ये पीछे मैं डिटेल में सिनोनिम्स में आपको ये वर्ड भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड है। ऑटोमेटिकली का मतलब है बेख्तियारी तौर पर या अनकॉन्शियसली, इसका मीनिंग यहाँ पर दिया गया है अनकॉन्शियसली। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का है वो है रिमिनेशन। रिमिनेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। रिमिनेशन मीन अब्जॉर्ब्ड इन थॉट, यानी अपने ख्यालों में गर्क या मगर नज़र आना, रिमिनेशन कहलाता है। पीछे बात हुई थी ना एयर ऑफ रिमिनेशन, यानी उसने अपने आप को ये शो किया कि जैसे वो अपने ख्यालों में गर्क हो जी। नेक्स्ट वर्ड है अनकंसर्न। अनकंसर्न का मतलब होता है ईजी इन माइंड, यानी अपने जहन में हर चीज़ से एकदम से लाताल्लुक हो जाना। पेडेस्ट्रियन मीन होता है पैदल सवार या गोइंग ऑन फुट, अ पर्सन हु इज़ वॉकिंग, चलता हुआ शख्स। ट्रैम्प इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रैम्प का मतलब है अ पर्सन हु गोज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डज नो रेगुलर वर्क, यानी ऐसा शख्स जो हर वक्त इधर से उधर घूमता रहता हो, एंड डज नो रेगुलर वर्क, और बाकायदगी से वो कोई काम ना करता हो, इसको आप ट्रैम्प भी कहते हैं। इसको आवारागर्द शख्स भी कहा जाता है, आवारागर्द या आवारा फिरने वाला शख्स, मुसाफिर टाइप शख्स भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़े थे वो है मेजर्ड स्टेप्स होते हैं कदम, और मेजर्ड कहते हैं नपे तुले, यानी एक एक कदम पूरे ध्यान से उठा के चलना, इस कॉल्ड मेजर्ड स्टेप। स्लो रेगुलर स्टेप्स या मेजर्ड स्टेप्स इसके मीनिंग है जी। ग्रफ, स्नेरिंग, लाफ, इसमें दो वर्ड हैं, ग्रफ अलहदा से है, स्नेरिंग अलहदा से है, वो पीछे मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। ग्रफ मीन रफ, अनप्लेजिंग इन वॉइस, और स्नेरिंग लाफ का मतलब है स्माइल अनकाइंडली, यानी एक तंजिया अंदाज से मुस्कुराते हुए लेकिन खुरदरी आवाज़ में हंसना का मतलब है ग्रफ, स्नीरिंग, लाफ। टेल दैट टू द मेराइंस का मतलब है एक ये जुमला है ख़ास तौर पे दैट एक्सप्रेसेस डिसबिलीफ एंड रेडिक्यूल, यानी ये एक किस्म का एक मुहावरा भी आप कह सकते हैं, इसको इडियमेटिक फ्रेज भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों ये कहानियाँ किसी और को सुनाना, यानी हमें तुम्हारी बात पर एतराज़ नहीं है, हमें तुम्हारी बात पर एतबार नहीं है, वो उसको मतलब बेतबारा समझ रहा है, और ये कह रहे हैं कि वो उस पर शक शुबा और उसको ज़रा तज़हीक भरे अंदाज में, शक भरे अंदाज में जब आप किसी को कहें तो वो ये लफ्ज़ या ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि टेल दैट टू द मराइंस। फिर है स्टेट का मतलब है वॉन्डर, यानी घूमना फिरना, चहलकदमी करना, आना जाना। नेक्स्ट वर्ड है क्वेलिंग मीन बीइंग काउड और अफ्रेड, यानी थोड़ा सा डर जाना, खौफज़दा हो जाना, तो वो क्वेलिंग के मानों में आता है। स्टेट, क्वेलिंग दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आप आ जाए, नेक्स्ट वर्ड है एगनी। एगनी का मतलब है ग्रेट पेन ऑफ माइंड और बॉडी, यानी बहुत से ज़्यादा शिद्दत से किसी तकलीफ़ में होना एगनी कहलाता है। रेजोल्यूट मास्क जो है वो अंडर योर कवर्ड फेस, हमने वो पढ़ा था ना कि तुमने अपने चेहरे पर एक जो है वो बहादुरी का क्या मास्क चढ़ाया हुआ था, जिसके अंदर हकीकत में एक कवर्ड फेस छुपा था, एक बुज़िल का चेहरा छुपा था। ये पूरी फ्रेज़ है जिसका मीनिंग उन्होंने बताया है, मेक अ शो ऑफ बीइंग ब्रेव बट आर अ कोवर्ड एट हार्ट, के दर हकीकत यानी शो ये करना कि आप बहादुर हो लेकिन हकीकत में आप अंदर से या दिल से बुज़दिल हो, तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। हीव इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड। हीव का मतलब है लिफ्टिंग समथिंग हैवी, यानी कोई चीज़, कोई वज़नी चीज़ को उठाना हीव कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड ऊज इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, न्यू वर्ड भी आप लोगों के लिए। उसका मतलब है वेट लिक्विड मड, यानी कीचड़ गारा या जो मट्टी और उसके बाद पानी के साथ जो एक लिक्विड बनता है मट्टी और पानी का, जिसको आप कहते हैं वो ऊज कहलाता है, कीचड़ गारा या गीली मट्टी। फॉरलॉर्न नेक्स्ट वर्ड है। फॉरलॉर्न का मतलब है अनहैप्पी या अनकेयर्ड फॉर, ना खुश होना, अनकेयर्ड होना यानी किसी की परवाह ना करना, तो वो आता है फॉरलॉर्न के मेनू में। नेक्स्ट वर्ड इज स्लाइम। स्लाइम का मतलब होता है मड या मट्टी। और नेक्स्ट वर्ड है ओपेक, ये भी लास्ट में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। नॉट लेटिंग लाइट थ्रू, यानी एक ऐसी थिक सी चीज़ जिसके अंदर से रोशनी का गुजर ना हो सके, तो वो चीज़ या वो चीज़ जो है वो या वो जगह जो है वो ओपेक कहलाती है। ठीक है, आगे नीचे आपके आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज के, ये सारे मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, लेकिन इसके आगे जो मैं आपको कराने लगी हूँ दीज आर सब इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन के अलावा जो आपने एक्सरसाइज के किए हैं। ये बात आप लोग जहन में रखें, पहले चैप्टर से लेकर और अब हम चैप्टर नंबर 5 या लेसन नंबर 5 तक पहुँच चुके हैं। मैं आपको वह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को मैं सारे सिनोनिम्स करा रही हूँ और हर वर्ड के 8 से 10 सिनोनिम मैं आप लोगों को रीड आउट कराती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा सिनोनिम जो है वो आप लोगों को एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसलिए सबकी रीडिंग करनी ज़रूरी है। और सेकेंडली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यानी एक तो एक्सरसाइज के हैं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी होते हैं जो मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ और ग्रामर की बुक से लेके मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, जिसको शेयर करने की वजह सिर्फ ये है कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चियों ने अभी तक बुक्स ना ख़रीदी हों, तो आप लोग ये यहाँ से लेके देख के और अपनी बुक्स पर नोट कर लें, ताकि फिर आपको इनको याद करने में किसी किस्म का कोई मुश्किल पेश ना आए। तो लेट्स सी फ्यू मोर एडिशनल क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर ग्रामर बुक। उनमें एक तो मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ कि ये जितने भी एसेज हैं इनमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहला क्वेश्चन ही होता है और वो होता है हु इज़ द राइटर ऑफ दिस एसे। यानी चाहे आपने पहला पढ़ा था, दूसरा है, यानी ये टोटल आप लोगों के 15 है, तो 15 के आप लोगों को एसेज के टाइटल भी याद हो और उनको लिखा किसने है, उनके राइटर्स के नेम क्या हैं वो भी आपको याद हो। मैं बार बार आपको रिपीट भी करती रहती हूँ दरमियान में, इसलिए अलग से क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ कि हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक, तो आप लोगों को यकीनन फ़ौरन इसका नेम याद आ जाएगा कि J.C. स्क्वायर इज़ द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द एसे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। ठीक है, J.C. स्क्वायर इज़ द राइटर ऑफ द एसे। यहाँ पर नेम नहीं दिया गया, आप नेम खुद से लिख लें, यानी अगर आपको जिस ऐसे का भी आए नेम लिखना, आप साथ में वो ऐसे का नेम भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स, के अंग्रेज़ सिपाहियों को किस तरह की बुक्स जो थी वो पेश की गई या तोहफे के तौर पर दी गई। ओवर कितनी ज़्यादा, हाउ मतलब कितनी, ओवर 2 मिलियन बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स बाय द पीपल। यानी ये तो हमने पढ़ा था कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, के किस तरह की किताबें दी गई। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये है हाउ मैनी बुक्स, के कितनी तादाद में किताबें दी गई। तो तादाद है ओवर 2 मिलियन, यानी 2 मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स जो है वो ब्रिटिश पब्लिक की तरफ से सोल्जर्स को तोहफे में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें ये है व्हाई डू पीपल सेंड द ऑर्डिनरी बुक्स टू द सोल्जर्स। आखिर लोगों ने आम किस्म की ऐसी बुक्स जो उनके घर में नाकारा करार दी गई थी, रद्दी करार दी गई थी, रबिश करार दी गई थी, आखिर उन्होंने वही बुक्स ही उन सोल्जर्स को क्यों भेजी। तो उसका आंसर ये है कि पीपल सेंड द ऑर्डिनरी बुक्स टू द सोल्जर्स इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ देम, क्योंकि असल मकसद उनका कोई उनको तोहफा देना नहीं था, बल्कि गेट रिड ऑफ देम, उन किताबों से
छुटकारा पाना था। ग्लव्स गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, और यहाँ पर देम से मुराद है यूजलेस बुक्स, कि वो यूजलेस बुक्स, वो इजाफी किताबें, वो फजूल किताबें जो उनके घर में जमा हुई थी, उनसे छुटकारा पाना उनका मकसद था। बिकॉज दे डोंट वॉन्ट देम, क्योंकि वो किताबें उनको अपने घर में नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जब सुना कि किताबें सोल्जर्स को दी जा रही हैं तो उन्होंने मौका गनीमत जान के वो किताबें उनको भिजवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 यहाँ पर है एडिशनल क्वेश्चन से, वाई डू पीपल स्टोर सच यूजलेस बुक्स, कि आखिर लोग इस तरह की यूजलेस बुक्स अपने घरों में स्टोर ही क्यों कर रहे, स्टोरी उन्होंने क्यों कर ली थी, या वाई एंड हाउ डू नॉन बुकिश पीपल कलेक्ट बुक्स, या ये कि क्यों और किस लिए नॉन बुकिश लोग जो हैं वो अपने घरों में किताबें जमा करते हैं। तो इसका आंसर है कि सम नॉन बुकिश पीपल आर सो केयरफुल, वो इतने ज़्यादा मुहतात होते हैं किताबों के मामले में, दैट दे डू नॉट वांट टू थ्रो अवे एनीथिंग, वो ऐसी कोई चीज़ भी फेंकना नहीं चाहते दैट लुक्स लाइक अ बुक, जो कि किताब की तरह नज़र आती है। दे प्लेस एवरीथिंग केयरफुली इन द सेफ, वो ऐसी कोई भी दिखने वाली चीज़ जो कि उनको किताब की तरह नज़र आती है वो उठाते हैं और उसको अपने सेफ में महफूज करते रहते हैं। ये वजह थी कि वो इतनी ज़्यादा यूजलेस बुक्स जो है वो लोगों ने स्टोर कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एडिशनल में से या एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से, कि व्हाट डिड ही थिंक ऑफ द पुलिसमैन, यानी पुलिसमैन के बारे में आपने ये देखा है, ये 2-3 बोर्ड से आया हुआ है, फैसलाबाद बोर्ड से, मुल्तान बोर्ड से और भावलपुर बोर्ड से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डिड ही थिंक ऑफ द पुलिसमैन, उसको रास्ते में पुलिस वाला जो नज़र आया तो उसके बारे में उसने क्या सोचा। व्हाई डिड ही बिगिन टू ट्रेम्बल टू सी द पुलिसमैन, या पुलिसमैन को देख के वो कांपना क्यों शुरू हुआ, यानी ये क्वेश्चन दूसरे वर्ड्स में ऐसे आया हुआ है। और तीसरे तरीके से आया हुआ है कि Why did the writer feel uneasy when he saw a policeman, कि जब उसने पुलिस वाले को देखा तो उसने अपने आप में अनईजी क्यों फील किया, यानी एक बेइत्मीनानी सी, एक यानी आसानी सी क्यों नहीं उसको फील हुई। तो इसका आंसर है he thought that policeman would consider him a suspicious person, कि पुलिस वाला इस तरह अंधेरी रात में मशकूक अंदाज में उसको जाते देख के उसको एक मशकूक शख्स समझेगा। he would arrest him and send him to jail, और उसको पकड़ के उसको जेल भेज देगा। there he would have to undergo investigation which was very painful and troubling, और ऐसा ना हो कि इस सूरत हाल में वो जब थाने जाए तो उसको एक सख्त किस्म की इन्वेस्टिगेशन बर्दाश्त करनी पड़े, जो कि वेरी पेनफुल, बहुत ही पेनफुल या तकलीफ देह होगी उसके लिए, और ट्रबलिंग यानी मुश्किल होगी। what did the policeman do with him, लेकिन उसका शक व शुबा तो एक तरफ, लेकिन असल में उस पुलिस वाले ने उसके साथ क्या किया। तो इसका आंसर है कि द पुलिसमैन वॉज बिजी विद हिज ड्यूटी, पुलिसमैन अपने फ़र्ज़ अदा करने में मसरूफ़ था। ही डिड नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम एंड वेंट अवे, उसने उसके बारे में उसका कोई नोटिस भी ना लिया और वो वहाँ से चला गया। और इसके साथ ही आखिरी क्वेश्चन है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से, वो है व्हाट वर द अप्रीहेंशंस ऑफ द राइटर व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट द स्प्लैश, जब वो स्प्लैश के बारे में या छपाके की आवाज़ के बारे में सोच रहा था तो उस वक्त उसके खदशात या राइटर के खदशात क्या क्या थे। तो उसका आंसर है, ये भी 2 बोर्ड्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, भावलपुर बोर्ड में भी और फैसलाबाद बोर्ड में भी। इसका आंसर है जी, द राइटर feared that the people would hear the splash, राइटर को खौफ था कि लोग जब स्प्लैश की आवाज़ सुनेंगे एंड कम टू सीज हिम, तो वो आके उसको पकड़ लेंगे। दे वुड थिंक दैट द सेक कंटेन अ बेबी, वो ये समझेंगे कि उस थैले के अंदर कोई बच्चा था। दे वुड नॉट बिलीव दैट ही हैड थ्रोन सम बुक्स ऑन पोइट्री, वो इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे कि उसने जो फेंकी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ पोइट्री पर मुश्तमिल बुक्स थी। तो गर्ल्स, ये था आप लोगों का लास्ट लेक्चर, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड तकरीबन हर चीज़ मैंने आपको इसमें डिस्कस कर ली है, फ्रॉम द वेरी टाइटल और टिल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या एडिशनल क्वेश्चंस। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी कोई चीज़ होगी जो अब आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। अब ये आप लोगों का काम है, आप लोग कितनी डिटेल से, कितनी तवज्जो से, कितनी दिलचस्पी से आप अपने लेक्चर को सुनते हैं, पढ़ते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।